लैटिन मीनिंग है, मतलब लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, मतलब जो भी एग्रीमेंट बना है, एग्रीमेंट बना है उसको मानो, उसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। और ये क्या है, इज वन ऑफ द फाउंडेशनल प्रिंसिपल मैक्सिम ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का, यानी कि इंटरनेशनल लॉ का एक मूलभूत सिद्धांत है। पेक्टा sunt servanda, मतलब आपको एग्रीमेंट को मानना पड़ेगा। हम्म। It uphold the sanctity of treaties and underscore the importance of trust, legality and good faith in relation among sovereign state, यानी कि दो देशों के बीच में जो ट्रीटी होती है ये उसको बढ़ावा देता है और अंडरस्कोर करता है, मतलब उस चीज़ को अंडरलाइन करता है, हाईलाइट करता है, इम्पोर्टेंस बताता है किस चीज़ का, दो देशों के बीच में जो गुड फेथ होता है उनके रिश्तों का। दो देशों ने मिलकर जो एग्रीमेंट करा है उसको मानो, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे पर विश्वास करो, इस चीज़ को बताता है पेक्टा सर्वांडा। सर ये ये सैंक्शनिटी ऑफ टेरिटी मतलब? सेंसिटिविटी मतलब इम्पोर्टेंस, उसकी महत्वता। हम्म। सेंसिटिविटी का मतलब एक ऐसी महत्वता जो कि डिवाइन हो, जिसके परे आप नहीं जा सकते। जैसे सपोज मान लो अपन एक चीज़ को बियॉन्ड मान लेते हैं ना, बिल्कुल कि यार इससे ज़्यादा जरूरी तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम्म। वैसा वाला। एक होता है नॉर्मल जरूरी, एक होता है कि अरे यार इससे ज़्यादा जरूरी तो क्या ही होगा दुनिया में, बताओ, हम्म। वैसा वाला जरूरी। अरे यार इसका मतलब हम्म। is the cornerstone of the treaty law. This principle ensures that international obligations are binding and must be honored. एक ट्रीटी लॉ मतलब जो एग्रीमेंट बनाने की जो विधि है, ट्रीटी बनाने की जो लॉ है, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्नरस्टोन है क्या, कि जो भी प्रिंसिपल सर्वेंटा वो इंश्योर करता है, बताता है कि अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस आर बाइंडिंग एंड मस्ट बी ऑनर्ड, यानी कि जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, ऑब्लिगेशंस एक दूसरे पार्टी के होते हैं, वो बाइंडिंग होते हैं, उसे आपको मानना पड़ता है और उनका मस्ट बी ऑनर मतलब उनका आपको सम्मान करना ही पड़ेगा। अगर आप इंटरनेशनल ट्रीटी से बंधे हुए हो तो आपको उस ट्रीटी का सम्मान करना पड़ेगा, आप उनको जबरदस्ती नहीं तोड़ सकते। ऐसा कौन बोलता है? ये सिद्धांत बोलता है। ये सिद्धांत है पेक्टा संट सर्वेंडा। उसका कहता है विदाउट इट, इसके बिना द इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर वुड कोलैप्स इनटू अनसर्टेन एंड अनार्की। अगर मान लो एक साथ सिद्धांत नहीं होगा अंतर्राष्ट्रीय लॉ में, तो अंतर्राष्ट्रीय लॉ क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, अनसर्टेनिटी हो जाएगी, बिल्कुल अनिश्चितताएं हो जाएगी, कोई किसी को कुछ नहीं समझेगा, सब एक दूसरे को गाली दे दे के भाग जाएंगे, मतलब गाली देंगे, मतलब कोई किसी के सम्मान नहीं करेगा, कोई किसी को मानेगा नहीं, कुछ समझेगा ही नहीं, बात खत्म। आर यू गेटिंग? हम्म। चलिए, सिग्निफिकेंस पेक्टा संट सर्वेंटा का मीनिंग क्या है? रिफ्लेक्ट द बेसिक मॉरल्स एंड लीगल कमिटमेंट, ये बताता है कि बेसिक मॉरल नैतिकता और लीगल कमिटमेंट यानी कि जो आप प्रॉमिस करते हो उसके बारे में बताता है। दैट द स्टेट मेक व्हेन एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, वो नैतिकता है, वो प्रोमिसेस जब एक स्टेट एग्रीमेंट में आते समय बनाता है, उसके बारे में पेक्टा संट सर्वेंटा बात करता है। ये बोलता है, इट एम्फेसिस दैट ट्रीटीज आर नॉट मेयर पॉलिटिकल स्टेटमेंट बट कैरी बाइंडिंग लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब आपने अगर किसी देश के साथ एग्रीमेंट करा, ट्रीटी करी है, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिकरण नहीं कर रहे हो आप उस एग्रीमेंट को करके अपने प्रोमिस में बंध रहे हो, आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है, आप उन लीगल ऑब्लिगेशन से बंध चुके हो। ऐसा कौन कहता है? पेक्टा संट सर्वेंटा कहता है। हम्म। द वर्ल्ड वेयर देयर इज नो सेंट्रल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी लाइक अ ग्लोबल पुलिस फोर्स, ऐसी दुनिया में जहाँ पर कोई सेंट्रल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नहीं है, जैसे कि पुलिस फोर्स नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से इंटरनेशनल लॉ में, कि जो आपको पकड़ के एग्रीमेंट का पालन करवा दे, तो वहाँ पर इस तरह के प्रिंसिपल्स, इंस्टिलिटी एंड ऑर्डर इन इंटरनेशनल लॉ, इस तरह के जो सिद्धांत होते हैं कि हाँ भैया आपने जो एक दूसरे को एग्रीमेंट कराया उसको आपको मानना पड़ेगा, उसको आपको सम्मान देना पड़ेगा, इस तरह के सिद्धांत फिर वहाँ पर प्रेडिक्टिबिलिटी यानी कि आने वाले समय की संभावनाओं को सुधारते हैं और इंटरनेशनल अफेयर में एक ऑर्डर मेंटेन करके चलते हैं, एक नियमितता बनाए रखते हैं। जहाँ पे पुलिस नहीं है, नो सेंटर एनफोर्समेंट अथॉरिटी लाइक अ ग्लोबल पुलिस फोर्स, हम्म, मतलब ग्लोबल में कोई पुलिस नहीं है, मतलब इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल लॉ की कोई पुलिस थोड़ी है। कि हम्म। सपोज मान लो एक ऐसी पुलिस है जो अमेरिका में भी काम कर रही है, भारत में भी काम कर रही है, हमें रशिया में भी काम कर रही है, तो मतलब इंटरनेशनल लॉ में जो भी कुछ होता है तो वो आप साइन करके आ जाते हो, अब कोई देखने वाला ही नहीं है कि आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, क्या कर रहे हो आपके देश के अंदर। सपोज मान लो इंडिया के अंदर अगर कोई कानून बना है तो उस हम्म। कानून को देखने वाली पुलिस तो है क्या? कोई कानून का अलग जाएगा तो पुलिस गिरफ्तार
इनकार कर लेगी, हम्म कानून तोड़ेगा। और इंटरनेशनल लॉ में ऐसा थोड़ी है कि सपोज मान लो साइन करके आ गए, अब आपके देश के अंदर क्या हो रहा है कोई देखने वाला नहीं है हम्म आपको थोड़ी कोई जेल में डाल देंगे। तो वहाँ पर जब आपको कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ पर ये ऐसे सिद्धांत काम आते हैं जिसमें आप सिद्धांत के आदर्श पे चलते हो, सिद्धांत को मानते हो। हाँ भैया हमने एग्रीमेंट करा तो हमने माननी पड़ेगी यार। समझ गए? हम्म चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है पैराग्राफ अपना, ये बोलता है द प्रिंसिपल इज क्लोजली टाइड टू कॉन्सेप्ट, द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल इज क्लोजली टाइड टू कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन अथॉरिटी, सोवरेन इक्वलिटी सॉरी। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल बंधा हुआ है, टाइड है मतलब कौन से प्रिंसिपल से बंधा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन इक्वलिटी, यानी कि सभी देश के पास बराबर सुप्रीम पावर है। इस सिद्धांत को ये सपोर्ट करता है, यानी कि ये जो प्रिंसिपल अपना पेक्टा सुन सर्वेंडा ये इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, इससे बंधा हुआ है कि हर देश के पास अपनी अपनी क्या है, सोवरेनिटी है, और सभी देश की सोवरेनिटी इक्वल है, कोई किसी से बड़ा कोई किसी से छोटा नहीं है, सब समान है। which presume that each state, irrespective of the size, irrespective of the power, voluntarily agree to treaty must therefore be bound by them। ये बताता है कि चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे वो साइज में कैसा भी हो, शक्ति में कैसा भी हो, अगर उसने वॉलेंटरी किसी चीज़ के लिए एग्री किया है, अगर उसने ट्रीटी साइन करी है, तो उससे वो बाउंड होगा, उसको उसका पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे कितना ही बड़ा देश हो कितना ही छोटा देश हो। तो नहीं आया। अरे मेरे भाई इसमें बहुत सिंपल सी बात बोली है कि चाहे कितना भी बड़ा देश हो, चाहे कितना भी छोटा देश हो, चाहे कितना भी शक्तिशाली देश हो। एक बात तुम कुछ कर रहे थे क्या? नहीं। पक्का कुछ कर रहे थे, झूठ में बोलने में, क्योंकि मेरे को आवाज़ तो आ रही थी। नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। कुछ तो या तो तुम चले उठे बैठे, तुमने कुछ तो करा था। अरे सर किसकी कसम खाऊं, बोल दो। नहीं उठाऊँ यहाँ से। ट्रम्प की खा के बोलो। ट्रम्प की वो कौन लगता है मेरा। पक्का तुम ट्रम्प को मरवाना चाहते हो। हम्म इसमें ये बोला है कि कोई भी देश चाहे साइज में कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, अगर उसने कोई एग्रीमेंट साइन करा है तो उसे वो हम्म मानना ही पड़ेगा। चाहे कोई देश कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसने किसी देश के साथ मिलकर कोई एग्रीमेंट साइन करा है तो उसे वो मानना ही पड़ेगा। ऐसा ही हम्म सिद्धांत के अंदर बताया गया है। तो इसमें साइज और पावर का क्या है। जैसे कि ऐसा रहता है ना कि यार मैं बड़ा देश हूँ, हम्म कर दिया मैंने साइन, नहीं मानना मेरे को, बताओ क्या कर लोगे तुम। हम्म मैं शक्तिशाली देश हूँ जैसे अमेरिका है, हम्म बोले मैंने कर दिया साइन, करा होगा भैया, करा एग्रीमेंट, नहीं मानना मेरे को, जाओ। हम्म ये नहीं कर सकते आप। मान लो पाकिस्तान छोटा सा देश है, हम्म अमेरिका के उधार पे चलता है, हम्म अमेरिका ने पता लगे कल से एग्रीमेंट करके पाकिस्तान को चमका दिया कि वक्त तेरा एग्रीमेंट मैं नहीं मानता, तो उसमें फिर इंटरनेशनल लॉ जाकर नहीं है भैया, पेक्टा सर्वेंटा है, वो बोलता है कि आपको एग्रीमेंट तो मानना पड़ेगा चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना हो। हम्म ऐसा ये मतलब है पावर एंड साइज। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर एक बड़ा एक पावरफुल आदमी और एक छोटा सा आदमी किसी चीज़ के लिए एग्रीमेंट कर ले कि आप मुझे इतने पैसे दोगे तो मैं आपको इतना सामान दूंगा। अब बड़े वाले आदमी ने सामान लेके रख लिया, पैसे नहीं दे रहा, बोले मैं नहीं मानता एग्रीमेंट को, भाड़ में जा, तो फिर ये गलत है ना। हम्म ये सब वो वाली बात है। और समझाऊँ क्या? नहीं। डेफिनेशन देखो, दिस प्रिंसिपल द प्रिंसिपल इज मोस्टली क्लियरली कोडिफाइड इन आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में इस प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 26 का आएगा वियना कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ ट्रीटीज VCLT 1969 में बताया गया है। एवरी ट्रीटी इन फोर्स इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज टू इट एंड मस्ट बी परफॉर्म बाय देम इन अ गुड फेथ। जो भी ट्रीटी बनती है दो पार्टीज के द्वारा, दो देशों के बारे में, उन देशों के ऊपर, उन पार्टीज के ऊपर वो ट्रीटी बाइंडिंग नेचर की होती है, यानी कि उनको वो मानना ही पड़ती है। एंड मस्ट बी परफॉर्म बाय देम इन अ गुड फेथ, और उनको गुड फेथ में उस ट्रीटी को परफॉर्म करना पड़ता है। मतलब गुड फेथ मतलब अच्छे आशय में, किसी का बुरा नहीं करना है, गलत मेरा फाइड इंटेंशन, किसी का गलत सोच के किसी का नुकसान करने के आशय से कुछ नहीं करना है। जो इस इंटेंशन के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ट्रीटी करी है, उसी अच्छे इंटेंशन के साथ आपको उसको परफॉर्म भी करना है। ठीक है। दी आर्टिकल कन्फर्म टू मेन एलिमेंट्स, इसने दो मेन एलिमेंट के बारे में बताया। पहला बाइंडिंग फोर्सेस, बाइंडिंग फोर्स का मतलब जो भी आप ट्रीटी बना रहे हो वो आपके ऊपर बाइंडिंग नेचर की होगी, मतलब आपको माननी पड़ेगी। क्योंकि वंस रेटिफाइड ट्रीटी इज ऑब्लिगेटरी, यानी कि जिस दिन आपने उसमें साइन कर दिया, रेटिफाइड कर दिया, उसको मान लिया है, उस दिन से वो ट्रीटी ऑब्लिगेटरी है, वो आपको माननी पड़ेगी। ऑब्लिगेशन से आपकी जिम्मेदारी है उसको मानना। दूसरा बोल रहा है गुड फेथ परफॉर्मेंस। गुड फेथ परफॉर्मेंस मतलब अच्छा सोच के आपको ऑनेस्टली, ईमानदारी से
सारे ऑब्लिगेशन को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि परफॉर्म करना है विदाउट इवेशन, बिना बेईमानी के और मैनिपुलेशन, बिना उसमें कुछ शेर बदल करे। ठीक है। Thus, pacta sunt servanda is not only a rule of obligation but also a directive about the manner in which that obligation is to be fulfilled. देखिए pacta sunt servanda सिर्फ एक रूल नहीं है कि आपको जिम्मेदारी माननी है, लेकिन वो ये भी बताता है कि आपको जिम्मेदारी किस तरीके से फुलफिल करनी है, कैसे उसको पूरा करना है, ये बताता है। ठीक है। ये सिर्फ रूल नहीं है और इस क्या था, ये एक रूल नहीं है, ये आपको डायरेक्शन देता है, ये आपको दिशा निर्देश देता है कि आपको अपनी जिम्मेदारी को निभाना कैसे। ठीक है। ठीक है। हम्म। उसके बाद आता है इसका हिस्टोरिकल ओरिजिन। हिस्टोरिकल ओरिजिन मतलब ऐतिहासिक ओरिजिन। ऐतिहासिक ओरिजिन देख लेते हैं। द प्रिंसिपल डेट्स बैक टू रोमन लॉ। प्रिंसिपल क्या है, वापस रोमन लॉ की ओर जाता है और बताता है कि देखो भाई साहब, आइडिया डेट प्रॉमिस इज मोरली एंड लीगली बाइंडिंग, यानी कि जो भी आप प्रॉमिस करते हो वो आपके ऊपर मोरली और लीगली बाइंडिंग होता है। ऐसा कब कहा जाता था, रोमन लॉ जब चलता था तब। रोमन लॉ चलता होगा किसी जमाने में, अपन क्या पता, अपन थोड़ी पैदा हुए थे। हालांकि मैं उस टाइम पे था किसी देश का राजा रहा हूँ, पर मेरे को भी याद नहीं है, अच्छा। भूल जाता हूँ ना, हम्म। बहुत बात रहते हैं। हम्म। चलिए, तो ये बोल रहा है कि रोमन लॉ के टाइम पे ऐसा कहा जाता था कि एक बार अगर किसी व्यक्ति ने कोई वादा कर दिया है तो वो नैतिक रूप से यानी कि मोरली उसको मानेगा, और लीगल यानी कानूनी रूप से वो उससे बाइंडिंग रहेगा, उसको मानना ही पड़ेगा। इन द मिडिल एजेस, जब मिडिल एजेस आए, यानी कि वही ना, मिडिल एजेस समझते हो ना, मेडिवल इंडिया वाला, हम्म। it evolved through canon law and feudal contracts and later become an essential part of the modern statecraft। इन्होंने बताया कि जो कैनन लॉ होते थे, कैनन लॉ और फ्यूडल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये दोनों ही पता नहीं क्या थे यार। कैनन लॉ क्या था, कैनन लॉ गूगल करना पड़ेगा यार, गूगल कर ले, पता नहीं क्या है, जल्दी करनी चाहिए। यार गौरव भैया ने पता नहीं कहाँ से कॉपी पेस्ट कर करके नोट्स बनाए, इतने कठिन कठिन। कॉपी पेस्ट नहीं, गौरव भैया का दिमाग है। रिसर्च आर्टिकल इज एक्सप्लेनिंग, तो रिसर्च आर्टिकल कहाँ से आ गया आंसर में? क्योंकि उनने आर्टिकल छापे हैं। अच्छा हाँ यार, ये चर्च लो होते थे, मैं भूल गया, वही मैं सोचूं कुछ तो था, मेरे को याद था। चर्च लो होते थे। देखो चर्च लो क्या होते थे, एक टाइम बाद जब है ना रोमन लो खत्म हो गया था, जब यहाँ पे राजा महाराजों का काल धीरे धीरे खत्म होने लगा था, वहाँ पे रूल सिंगल पार्टी का या फिर वहाँ के एक सिंगल मोनार्क का आने लग गया था, तो जब ना चर्च लो बहुत फेमस हुआ था। चर्च लो में पता क्या होता था कि अगर मान लो कोई एक शहर है और वहाँ पे एक चर्च बना हुआ है, तो उस चर्च में जो कानून तय हो गया उस शहर के लिए वो सब मानेंगे। जैसे सपोज मान लो चर्च ने बोल दिया कि भैया 3 साल तक कोई शादी नहीं करेगा, तो पूरे शहर के अंदर 3 साल तक कोई शादी नहीं करेगा। अगर वहाँ के चर्च में बोल दिया कि हर व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का 10% चर्च में दान करेगा, तो हर व्यक्ति भी 10% अपनी प्रॉपर्टी का चर्च में दान करता था। और इनके लोग होते थे, इनके जो पुजारी पंडित होते थे ना, वो इन्फोर्स कराते थे, वो उनके वो मतलब इस सब चीज़ों को मनवाने में बहुत मेहनत करते थे। और वहाँ का देश का जो राजा रहता था वो भी चर्च लोग के हिसाब से चलता था। ऐसा टाइम था, एक टाइम पे अपने यहाँ पे नहीं था, विदेशों में था। तो ये उस टाइम की बात करता है कि मिडिवल एजेस में क्या हुआ कि धीरे धीरे चर्च लॉ का इवोल्यूशन हुआ है, या फिर चर्च लॉ के द्वारा, कैनन लॉ के द्वारा ये प्रिंसिपल पेक्टा सर्वांटा, ये भी इवॉल्व हुआ है। दूसरा एक है फ्यूडल कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूडल कॉन्ट्रैक्ट भी देख लेते क्या है। ये तो मेरे को देखो पहली बार सुन रहा हूँ मैं, इसके लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पता नहीं क्या है। Feudal contract was a voluntary sworn agreement in a medieval Europe between the lord and a vassal, defining mutual obligation. The lord granted land protection while the vassal pledged loyalty fealty। गजब। गजब की चीज़ें होती थी यार, सही आ गया। गजब भाई
फ्यूडल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था पता है? क्या? वो टेंशन होगी। ये इंसान है, हम्म। ये बोल रहा है कि प्लीज मुझे जमीन दीजिए, हम्म। खेती करनी है, या फिर मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, सुरक्षा दीजिए, हम्म। और इसके बदले मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, सबमिट करता हूँ, इसके बदले आप जो मुझे बोलेंगे वो मैं करूँगा। तो ऐसा फ्यूडल कॉन्ट्रैक्ट होता था पहले। हम्म। उस फ्यूडल कॉन्ट्रैक्ट में एक व्यक्ति जमीन और प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को समर्पित करता था, किसको? किंग को, राजा को। और किंग को अपने आप को समर्पित करना वो लोग गॉड को समर्पित करना मानते थे, यानी कि अपने भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया। और गॉड बोलते थे कि अब आप हमारे लिए सेवा करो। सेवा कैसे करोगे? या तो आप सेना में भर्ती हो जाओ, या तो आप चौकीदार बन जाओ, या हम जो काम आपको देंगे आपको करना पड़ेगा, हम्म। लेकिन उसके बदले हम आपको लैंड भी देंगे, जमीन भी देंगे, खेती बाड़ी करने के लिए, कामकाज करने के लिए, आपकी फैमिली को पालने के लिए, और प्रोटेक्शन देंगे, सुरक्षा भी देंगे। हम्म। समझ गए? हम्म। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे, कब? कैनन लॉ या फिर फ्यूडल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा टाइम पे, उस टाइम पे तो ये प्रिंसिपल है पेक्टा एंड सर्वेंटा धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, बट लेटर बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न स्ट्रक्चर। लेकिन बाद में, अंत में ये क्या हुआ? ये मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट, यानी कि जब जब मॉडर्न टाइम पे जो स्टेट होता है, स्टेट यानी कि जो भी देश होता है, तो जो भी लॉ बनाता है उसका एक असेंशियल पार्ट बन गया, क्या? पेक्टस एंड सर्वेंटा। यानी कि पहले रोमन काल में इसको लीगल और मॉरल माना जाता था, फिर मिडिवल एजेस में ऐसा माना गया कि जब जब कैनन लॉ आया, फ्यूडल कॉन्ट्रैक्ट बनने लगे, तब इन लोगों ने इनको और बढ़ाना शुरू कर दिया इस प्रिंसिपल को, कि नहीं यार भैया एग्रीमेंट हो गया तो अब तो आपको मानना ही पड़ेगा, और इससे पीछे नहीं आ सकते। हम्म। और फिर बाद में धीरे धीरे मॉडर्न टाइम पे स्टेट ने जब जब कोई कानून बनाया तो उसमें इस तरह के प्रिंसिपल डाल दी कि भैया अगर आप कानून बना रहे हो या फिर एग्रीमेंट बना रहे हो तो आपको उसका पालन करना ही करना हम्म। है। ठीक है। द 17th century treaties of Westphalia emphasized that state sovereignty and contractual obligation, laying the groundwork for pacta sunt servanda as a principle of customary international। यानी कि क्या हुआ था कि वेस्टफेलिया की ट्रीटी हुई थी। वेस्टफेलिया इस जगह का नाम होगा, वहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी 17th सेंचुरी में। वहाँ पर स्टेट की सोवरेनिटी को एम्फेसाइज किया गया था, माना गया था, बोला गया था कि जो स्टेट की सोवरेनिटी है वो सबसे बड़ी है, उसका आपको पालन करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, आप उसका पालन करना पड़ेगा, और जो भी आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करे हैं उसके ऑब्लिगेशन से आप बंधे हो, आपको उसको मानना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें दैट लाइक होमवर्क फॉर द पेक्टा सर्वेंटा। यहाँ पे क्या हुआ? तो पेक्टा सर्वेंटा का जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को यहाँ पर क्या मिला है? ग्राउंड वर्क मिल गया, यानी कि एक बेस मिल गया। जब जिस दिन ये ट्रीटी हुई थी, वहाँ से फिर सभी लोगों ने इंटरनेशनल लॉ में मानना शुरू कर दिया। जब सभी ट्रीटी में इस तरह की चीज़ें होना चाहिए कि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए और आप सामने वाले देश की सॉवरेनिटी का भी सम्मान करोगे। ठीक है। यस सर। उसके बाद 20th सेंचुरी क्या होती है? 20th सेंचुरी मतलब 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी। उसमें क्या हुआ? लीग ऑफ नेशंस आए। लीग ऑफ नेशंस मतलब बहुत सारे लोग, देश आपस में आके जुड़ने लगे, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करने लगे। फिर बाद में यूनाइटेड नेशन बना। यूनाइटेड नेशन में एक सिस्टम बना कि इंक्रीजिंग प्रमोटेड लीगलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन होने लगे उस टाइम पे उनको लीगलाइज किया गया, उनको कानून रूप से प्रमोट करने लगे। कल्पिनेटिंग द इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रिंसिपल इन द वीसीएलटी। देखिए फिर क्या हुआ? वीसीएलटी के अंदर, वीसीएलटी की वो अपना वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज के अंदर इस सिद्धांत को मॉडिफाइड कर दिया गया, यानी कि सेक्शन में बांध दिया गया कि भैया आप ट्रीटी वगैरह आप कर रहे हो तो आपको उसको मानना पड़ेगा, और आपको हर देश की सॉवरेनिटी माननी पड़ेगी, और आपको ऑब्लिगेशंस मानना पड़ेगा। यानी कि समय के साथ साथ वो चीज़ें यूनाइटेड नेशन बनने के बाद बहुत नॉर्मल हो गई, और वीसीएलटी में उसको मॉडिफाइड कर दिया गया। समझ गए? हम्म। ये इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है थोड़ा सा। फिर उसका लीगल स्टेटस और कैरेक्टर क्या है? देखो लीगल स्टेटस तो है, क्यों? क्योंकि एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है। पेक्टा सर्वेंटा इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। देखिए एक ऐसा कस्टम, एक ऐसी परंपरा है इंटरनेशनल लॉ के अंदर जिसको सारे दो देश रिकॉग्नाइज करते हैं, सारे देश मानते हैं कि अगर आपने ट्रीटी करा है तो आपको पेक्टा सर्वेंटा मानना पड़ेगा। बाइंडिंग इवन वन ऑन दोज स्टेट who had not ratified the Vienna Convention। इवन उन देशों के ऊपर भी लागू होता है जिन्होंने वियना कन्वेंशन को साइन नहीं करा है, उन पर भी लागू होता है। हम्म। समझ गए? उसके बाद बी वाला, जस्ट कॉगनेंस नॉर्म्स। जस्ट कॉगनेंस नॉर्म क्या होता है?
या पेरेंटरी नॉर्म्स. While not universally accepted, some scholars argue that pacta servanda is a just cognate norms, a rules of fundamental that no derogation is permitted. यानी कि एक ऐसा नियम बन गया है, just cognate का मतलब एक ऐसा नियम बन चुका है pacta servanda कि चाहे उसको भले यूनिवर्स में यानी कि पूरी दुनिया में नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी आप उसको डेरोगेट नहीं कर सकते, उसके वोलेट नहीं कर सकते हो. ठीक है, सब आता है. नॉन डेरोगेबिलिटी, नॉन डेरोगेबिलिटी का मतलब क्या है कि वही उसका वोलेट नहीं कर सकता. Although the principle applies generally, the binding nature of the treaty may be overridden by the other preemptive norms or in exceptional legal circumstances explained below. यानी कि इन्होंने बोला है कि देखो, चाहे ये जो प्रिंसिपल है ये वो साधारण तौर पे सब दूर अप्लाई होता है, लेकिन फिर भी जो बाइंडिंग नेचर ऑफ ट्रीटी है मे बी ओवररिडन बाय अदर प्रिवेंटिव नॉर्म्स और इन एक्सेप्शनल लीगल सर्कमस्टेंसेस. मतलब ऐसा है कि यार देखो, आपको जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है उससे आप बाइंड तो हो, आपको उसको मानना तो पड़ेगा कोई ट्रीटी करी तो. लेकिन अगर मान लो कोई ऐसे प्रिवेंटरी नॉर्म्स हैं, यानी कि ऐसी कोई जस्ट कॉग्निस ऐसी कोई परिस्थिति है जहाँ पर आप उस ट्रीटी को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, नहीं मान पा रहे हो, आप नहीं मानोगे. दूसरा, कोई एक्सेप्शनल लीगल सर्कमस्टेंसेस. सर थोड़ा थोड़ा आया समझ में ये वाला नॉन इसमें ये डेरोगेबल. बोलने वाला है कि जैसे मान लो दो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट करा है. हम्म. तो उसमें मेरा फोन, हाँ सर, मैडम का फोन आया था. मैडम का नहीं आया था, हम्म. सर के सर का आया था. नहीं नहीं, इतनी रात में कौन से सर लगाते हैं. ये मेरे पापा का है. चलो, ये वाला तुमको समझ में नहीं आया ना. ये नहीं बोल रहा है कि देखो वेक्टर से सर्वांडा क्या बोलता है, क्या आपको कोई भी आपने एग्रीमेंट करा है तो आपको मानना पड़ेगा, उसके प्रिंसिपल को आपको मानना पड़ेगा, आप उसके एप्लीकेशन से बंधे. लेकिन कभी कभी आपको उसको ओवरराइड करना पड़ता है. ओवरराइड करने का मतलब ये होता है कि बहुत ऐसी परिस्थिति बनती है जब आपको उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन आप नहीं कर पाओ, आप नहीं कर पाओगे. और बहुत सारे ऐसे लीगल परिस्थिति बनेगी जिसमें आपको एक्सेप्शन मिल जाता है उसकी ड्यूटी को पालन करने से. सपोज मान लो सामने वाले व्यक्ति ने कोई वॉयलेशन कर दिया, ये लीगल एक्सेप्शन बन गया आपके लिए. क्या वो आप भी उसका पालन नहीं करोगे? जब सामने वाली पार्टी ने एग्रीमेंट का वॉयलेशन कर दिया तो आप तो उसका पालन करोगे. तो इस तरह के जो एप्लीकेशन से एक्सेप्शन से ये भी पेक्टा से सर्वांडा के साथ माने जाते हैं कि भैया पेक्टा से सर्वांडा अपनी जगह, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लीगली एक्सेप्शन मिले, कोई ओवर रिटर्न करने का राइट मिला तो वो कर सकता है. ठीक है. फिर आता है स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, किस तरीके से ये अप्लाई होता है वो देखना है. ट्रीटीज के लिए इट अप्लाइज ऑल टू वैलिड ट्रीटीज बिटवीन द स्टेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव एंटर्ड इनटू फोर्स. यानी कि दो देशों के बीच में, स्टेट्स के बीच में या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो भी वैलिड ट्रीटी हुई है उस पर पेक्टा से सर्वांडा अप्लाई होता है. इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा है, यानी कि इनफॉर्मल एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में फॉल अंडर इट स्कोप इफ इंटेंडेड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. यानी कि दो देशों के बीच में या फिर दो लोगों के बीच में कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है और आप चाहते हो कि उसका लीगल ऑब्लिगेशन हो, तो आपके ऊपर पेक्टा सर्वेंटा भी अप्लाई होगा. मतलब ठीक है. कैसे. सपोज मान लो दो देश है, उन्होंने साधारण किसी छोटी सी चीज़ के लिए एग्रीमेंट कर लिया और आप चाहते हो कि इस एग्रीमेंट का लीगली कुछ वैलिडिटी होना चाहिए, यानी कि लीगली ऑब्लिगेशन होना चाहिए इस एग्रीमेंट का. आप भी मानो हम भी माने तो फिर इसके ऊपर पेक्टा सर्वेंटा अप्लाई हो जाएगा. यानी कि एक कोर्ट ट्रीटी की तरह पे काम करने लगता है. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझते हो? हाँ. वेरी गुड. अच्छा, तुम तो कॉमर्स वाले हो. वाह यार, बहुत बड़े तरीके. डोमेस्टिक इम्प्लीमेंटेशन, डोमेस्टिक इम्प्लीमेंटेशन क्या बोलता है? आर्टिकल 27 बोलता है वीसीएलटी का. वीसीएलटी यानी कि वो वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज. आर्टिकल 27 बोलता है द स्टेट कैन नॉट इन्वोक इट्स इंटरनल एज अ जस्टिफिकेशन फॉर इट्स फेलियर टू परफॉर्म ट्रीटी. यानी कि कोई भी राज्य अपने देश के अंदर कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाएगा जिससे वो किसी ट्रीटी को परफॉर्म करने में अगर फेल हो रहा है तो उसको जस्टिफाई कर दे. मतलब एक देश है, उसने दूसरे देश के साथ एक ट्रीटी करी और अब उस ट्रीटी को वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस परफॉर्म नहीं करने का कारण वो क्या बोल रहा है कि यार हमारे देश में एक ऐसा कानून है जिसकी वजह से मैं इस ट्रीटी को परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूँ. ये नहीं चलेगा लाडले. ठीक है. या अगर आपके देश में ऐसा कोई कानून है तो आप ट्रीटी करो ही मत. अगर ट्रीटी कर रही है तो वो कानून हटाओ, ऐसा थोड़ी चलेगा. ज़्यादा तेज चल रहे हो. This strengthened pacta servanda by insulating it from domestic political changes. यानी कि इस चीज़ से पेक्टा सर्वांडा को स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूती मिलती है. इससे क्या होता है
एक डोमेस्टिक यानी कि एक देश के अंदर पॉलिटिकल चेंजेस करके आप पेक्टा सर्वांडा को अप्लाई करते हो, इंसुलेट करते हो। यानी कि आपको पेक्टा सर्वांडा अप्लाई करने के लिए आपने डोमेस्टिकली पॉलिटिकल चेंजेस कर दिए, मतलब आपको देश की राजनीति, देश के कानून में बदलाव करना पड़ेगा। वाह वाह, कितनी बड़ी बात है। ऐसा हुआ है कभी, बताओ? नहीं। एक्सेप्शन हुआ हो, अपने को क्या पता, अपने थोड़ी पड़ा, हो सकता हुआ हो। एक्सेप्शन एंड लिमिटेशंस, क्या क्या इसके एक्सेप्शन और क्या क्या इसके लिमिटेशन है देख लेते हैं। कि देखो, वैसे दे रहा लिमिटेड एक्सेप्शन, बहुत कम एक्सेप्शन है। जब नॉन कंप्लायंस इज लीगली जस्टिफिकेबल, जब आपको पेक्टा सर्वांडा का कंप्लायंस नहीं करो, यानी उसका पालन नहीं करने पर आपको बोला जाए कि ठीक है कोई बात नहीं, आप लीगली जस्टिफाइड आदमी हो, आप इसको पालन नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बहुत लिमिटेड बोला गया है। कब कब बोला गया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है कुछ फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी कि रिवर्स सिक स्टैंडिवस, रिवर्स सिक स्टैंडिवस, याद रखना है, एग्जाम में आ जाए तो लिख देना। नहीं आएगा, नहीं आएगा ये नहीं आएगा। तो वही मेरे को पहले ही बोल देते, क्यों पढ़ रहा अरे है? मतलब रिबस इस ये स्पेसिफिक नहीं पूछेंगे। अरे ये नहीं पूछेंगे, पर पेक्टा से सर्वांडा आएगा तो ये लिखना पड़ेगा ना तुमको, हाँ ये लिमिटेशन। तो आएगा। पेक्टा से सर्वांडा को बोलते बताओ लिमिटेशन बताओ, तो सबसे पहला यही वाला है, तो ये लिखना पड़ेगा। हम्म। वहाँ पे जो भी सर खड़े उनको बुलाना, सर इधर आओ, बोले क्या, बोलिए आपकी माँ का रिवर्स से शेट्टी बस, तो याद हो जाएगा तुमको। चलो, फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस मतलब क्या? आर्टिकल 62 बोलता है बीसीएलटी में, यानी कि वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज में बोलता है, इफ द कंडीशन अंडर विच द ट्रीटी वाज फॉर्म हैव रेडिकली चेंज्ड, द स्टेट में सस्पेंड और टर्मिनेट ऑब्लिगेशन। अगर मान लो दो देशों ने मिलकर कोई ट्रीटी बनाई है, तो जब ट्रीटी बनी थी तब परिस्थिति कुछ और थी, हम्म। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। तो अब अगर परिस्थिति बदल चुकी है तो आप उस ट्रीटी को टर्मिनेट कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 62। बी वाला बोलता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इफ अनफोर्सिन रेडिकली का मतलब क्या है? डेवलपमेंट। रेडिकली। रेडिकली मतलब पूरी तरीके से, हम्म। पूरी तरीके से चेंज हो गई, मतलब जो परिस्थिति थी पूरी बदल गई एकदम। हम्म। ठीक है। इम्पॉसिबिलिटी वाला बताता है इफ अनफोर्सिन डेवलपमेंट मेक्स परफॉर्मेंस ऑफ ट्रीटी ऑब्जेक्टिवली इम्पॉसिबल, नेचुरल डिजास्टर डिस्ट्रॉय द सब्जेक्ट मैटर, टर्मिनेशन इज अलाउड। आर्टिकल 61 ये बोलता है कि अगर मान लो कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो गया अनफोर्सिन, यानी कि एक खतरनाक रास्ता आ गई जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हो सकता है। अनफोर्सिन मतलब जिसको आप पहले से अनुमान भी नहीं लगा सकते थे कि ऐसा हो सकता है, और ऐसा कोई डेवलपमेंट हो गया, ऐसा कोई डेवलपमेंट मतलब ऐसी कोई घटना घट गई जिससे उस ट्रीटी को परफॉर्म करना ही आपके लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। फिर आप ट्रीटी को कैसे परफॉर्म करोगे? नहीं करोगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने दे रखा नेचुरल डिजास्टर, मतलब प्राकृतिक आपदा आ गई कहीं पे, और उससे क्या हुआ कि जिस चीज़ के लिए आपने ट्रीटी करी थी वही खत्म हो गई, क्या हम्म। करोगे ट्रीटी का? ठीक है। यस सर। उसके बाद आता है मटेरियल ब्रीच बाय अनदर पार्टी। अगर मान लो किसी और पार्टी, दो पार्टी है, जैसे एक पार्टी ने अगर टर्म्स एंड कंडीशन का ब्रीच कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइप कर दिया, तो जो दूसरी पार्टी है वो उस ट्रीटी को सस्पेंड कर सकती है या फिर टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है। हम्म। इनवैलिडिटी ग्राउंड्स, ठीक है, ट्रीटीज पकड़ थ्रो, यानी कि जो ट्रीटी आपने करी वो इनवैलिडिटी ग्राउंड्स के आधार पे करी है, मतलब गलत ग्राउंड पे करी है, जैसे कि आपने किसी के साथ फ्रॉड करके करी है, करप्शन करके करी है, कॉर्सन करके किसी पे दबाव बना के आपने ट्रीटी करी है, या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग विद जस्ट कॉग्निस नॉर्म्स आर वॉइड एंड डज नॉट एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ पेक्टा सर्वमेंटा। मतलब ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई एग्रीमेंट जो आपने फ्रॉड करके, कॉर्सन करके या करप्शन करके या जस्ट नॉर्म जो अपन ऊपर पड़े उनके वायलेशन पे करके आपने कोई ट्रीटी बनाई है, तो वो ट्रीटी पहले ही दिन से वॉइड होती है, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता पेक्टा सर्वांडा का, और ना ही आपको उसका पालन करने की जरूरत है, क्योंकि वो ट्रीटी हम्म। गलत तरीके से की गई है। फिर आता है सेल्फ डिफेंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल। सेल्फ डिफेंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल क्या बोल रहा है? इन केसेस वेयर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट अंडर द चैप्टर 7 of United Charter, यूनाइटेड नेशन चार्टर, इट में ओवरराइड एक्सिस्टिंग ट्रीटी ऑफ ऑब्लिगेशन। इसने बोला कि देखो, जब जब चैप्टर 6 के अंदर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल अगर कोई ट्रीटी करती है, कोई काम करती है, कोई चीज़ परफॉर्म करती है, तो वो जो पहले से बनी हुई ट्रीटी है उसको ओवरराइड कर सकती है, यानी कि उसको सरपास कर सकती है।
ठीक है। 2 मिनट। एक ओवरराइड मतलब ओवरराइड मतलब बदल सकती है। नहीं, अभी तो बताया था। तो कहाँ बताया था बता। याद करो ओवरराइड मतलब। ये रहा। ये रहा, बताओ क्या बताया था। उस ट्रीटी के बियॉन्ड जाके काम करती है। वेरी गुड। ठीक है। तो हम्म। अगर मान लो सिक्योरिटी काउंसिल चैप्टर 7 के अंदर कोई एक्ट परफॉर्म करती है तो उसके ऊपर कोई ट्रीटी वगैरह अप्लाई नहीं होगी, वो पहले से जो ट्रीटी है उसको ओवरराइड कर सकती है, उसके बियॉन्ड जाके अपना काम कर सकती है। हम्म। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए खाली है, ध्यान रखना। हम्म। फिर आता है इंटरप्रिटेशन एंड इन्फोर्समेंट। इसके लिए बोला कि देखो आर्टिकल 31 से लेकर 33 तक क्या बता रखा है, इंटरप्रिटेशन। ट्रीटीज मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन गुड फेथ, यानी कि ट्रीटी का इंटरप्रिटेशन यानी जब भी उसका मीनिंग निकालोगे तो आप हमेशा गुड फेथ में निकालोगे, अच्छा मीनिंग निकालोगे, किसी के भी नुकसान वाला मीनिंग निकालोगे। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ देयर टर्म्स, यानी कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है उसका जो भी सामान्य मीनिंग निकलेगा, ऑर्डिनरी मीनिंग निकलेगा, वही निकालोगे। इन कॉन्टेक्स्ट एंड इन द लाइट ऑफ द ट्रीटीज ऑब्जेक्ट एंड पर्पस, यानी कि जिस पर्पस के लिए आपने ट्रीटी बनाई है उसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए आप हर चीज़ का मीनिंग निकालोगे। जैसे कि सपोज मान लो पानी के लिए आपने बनाई है, तो उसमें हम्म। जो भी कुछ लिखी है वो ध्यान में रखते हुए बनाना कि भैया पानी के लिए लिखी है। सपोज मान लो ट्रीटी में लिखा है कि आप हमको 2 महीने में 2 बार दोगे, 2 महीने में 2 बार क्या दोगे, पानी दोगे। पानी की ट्रीटी है, पानी दोगे, मीनिंग ऐसे निकालना मतलब, समझ हम्म। रहे? लकड़ी की बात नहीं हो रही वहाँ पे, पानी की बात हो रही तो पानी दोगे, लकड़ी की ट्रीटी में लकड़ी दोगे। तो हम्म। जिस जिस चीज़ के लिए ट्रीटी बनी है उस चीज़ का मीनिंग निकालो, समझ गए? हम्म। फिर आता है इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म क्या बोलता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसी से, यानी कि एक अपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप जा सकते हो अगर आपको लगता है कि मान लो कोई ट्रीटी है उसमें कोई डिस्प्यूट हो चुका है या फिर उसको रीइंफोर्स कराना, उसका पालन करवाना बहुत मुश्किल हो चुका है, तो आप आईसीजे में केस कर सकते हो। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आप क्या कर सकते हो, कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उसके सेटलमेंट के लिए जा सकते हो कि भैया हमारा डिस्प्यूट हो गया, प्लीज़ हमारा समझौता करवा दो, हम्म। ऐसे भी जाते हैं। फिर रहता है यूएन की ट्रीटी बॉडीज है, यूएन की ट्रीटी बॉडीज बना रखी है। ट्रीटी बॉडीज का मतलब उन्होंने एक ऐसी संस्था बना रखी है जो कि ट्रीटीज से डील करती है। तो मॉनिटर कंप्लायंस इन ह्यूमन राइट्स, ट्रेड एंड एनवायरमेंट ट्रीटीज। अगर मान लो सर एजुकेटेड का मतलब क्या बताया था कल? एजुकेट। एजुकेट नहीं, एडजुडिकेट। हाँ। एडजुडिकेट मतलब किसी चीज के निर्णय तक पहुंचना। निर्णय जैसे तक कोर्ट कुछ। जब जजमेंट देती है ना, हाँ एजुकेट करनी। तो वो एडजुडिकेट कर रही है, मतलब वो एक निर्णय तक पहुंची है। हम्म। फिर थर्ड वाला यूएन ट्रीटी बॉडी। यूएन ट्रीटी बॉडी का ये है कि अगर मान लो आपने कोई ट्रीटी बनाई है जो कि ह्यूमन राइट से संबंधित है, ट्रेड से संबंधित है, इन्वायरमेंट ट्रीटी से संबंधित है, तो उसके लिए यूएन यूनाइटेड नेशन जो ट्रीटी बॉडीज है वो ध्यान रखेगी कि दोनों देश ह्यूमन राइट की ट्रीटी का कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम्म। अगर मान लो कि इन्वायरमेंट से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित कोई ट्रीटी बनेगी तो इन्वायरमेंट वो यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी बॉडी है वो देखेगी कि भैया सारे कंप्लायंस पालन वगैरह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ट्रीटीज के, पर्यावरण का काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखने का काम होता है। हम्म। उसके बाद स्टेट स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या है, वायलेशन ऑफ एनी ट्रीटी में इन्वोक लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग रिपेरेशन। यानी कि अगर मान लो दो देश है, दो देश के बीच में आपने ट्रीटी करी है, हम्म। दो देशों के बीच में जब ट्रीटी हुई है और उनमें से एक पार्टी अगर उस ट्रीटी का क्या कर देती है, वॉयलेशन कर देती है, तो दूसरी पार्टी उसके जो भी लीगल वो हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उस पर जा सकती है और वो रिपेरेशन भी कर सकती है। रिपेरेशन का मतलब होता है पेमेंट वापस ले लेना, काम को वापस करवा लेना, जो भी नुकसान हुआ उसका कंपनसेशन ले लेना, जो भी कुछ हुआ था अभी तक उसको पूरा खत्म कर देना कि भैया हम नहीं कर रहे तुम्हारे साथ अब आगे काम, तो हमारे जो नुकसान हुआ तो भरपाई कर दो। ये ऐसी चीज़ें कर सकती है। ठीक हम्म। है। फिर आता है केस लॉस। केस लॉस आते हैं सबसे पहले जुडिशियल केस लॉस और जुडिशियल सपोर्ट में देख लेते हैं अपन। सबसे पहला गेप्सी कोवो की गेप्सी कोवो नेगीमारोस प्रोजेक्ट केस। गेप्सी कोवो नेगीमारोस प्रोजेक्ट केस है, यानी कि कहाँ का है, हंगरी का केस है, स्लोवाकिया, 1997 का केस है। इस केस में क्या हुआ है, हंगरी यूनिलैटरली सस्पेंडेड ट्रीटी ड्यू टू एनवायरमेंटल कंसर्न। The ICJ ruled that suspension invalid and reaffirmed pacta servanda, holding that unilateral withdrawal violate treaty violation। यानी कि हंगरी एक देश था, उसने एक ट्रीटी करी थी, उस ट्रीटी में उसने यूनिलेटरली यानी कि खुद से ही वन साइडेडली
एक ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और यूँ बोला कि हमारे देश में कुछ थोड़ा सा पर्यावरण की समस्या आ गई थी इसलिए हमने ट्रीटी सस्पेंड कर दी। तो आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब वो केस कराया तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई साहब, आपका सस्पेंशन इनवैलिड है। अगर आपको ऐसा कोई सस्पेंशन करना है या तो आप आपस में करो, यानी कि यूनिलेटरल विड्रॉवल आप नहीं कर सकते, एक तरफा नहीं कर सकते। मतलब आपको पेक्टा सा सर्वंडा मानना पड़ेगा, मतलब जो आपने ट्रीटी करी उसका पालन आपको करना ही पड़ेगा, आपके लीगल ऑब्लिगेशन से। ये तो आप ऐसा थोड़ी कि अपने मन से मना कर दो, नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरे को नहीं जमा। ठीक है। उसके बाद नमीबिया एडवाइजरी का केस है। नमीबिया एडवाइजरी ओपिनियन, इसमें क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नमीबिया वायलेटेड यूएन चार्टर। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, जो कानून है, उसको नमीबिया देश ने वायलेट कर दिया। यानी सॉरी, नमीबिया नहीं, साउथ अफ्रीका का जो नमीबिया देश है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन चलाते हैं, उन लोगों ने यूएन चार्टर को वायलेट कर दिया। आईसीजे ने बोला कि देखो, द मेंबर स्टेट्स हैड बाइंडिंग ऑब्लिगेशन अंडर यूनाइटेड चार्टर रिफ्लेक्टिंग पेक्टा सर्वेंटा। यानी कि जो भी लोग यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर का भी पालन करेंगे पेक्टा सर्वेंटा के हिसाब से। मतलब आप उससे बंधे हुए हो एक एग्रीमेंट की तरह, आपको उसका पालन भी करना है और उसका मान सम्मान भी करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको हम कुछ तो कर ही देंगे। नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, इसमें क्या हुआ था, आईसीजे कंफर्म द ट्रीटी रूल्स अप्लाई ओनली टू द पार्टीज। यानी कि जो भी ट्रीटी हो रही है वो खाली उन पार्टीज पर ही अप्लाई होगी, unless they reflect customary international law reinforcing the idea of consensual and binding obligation। यानी कि अगर उस पर कोई कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ नहीं बन रहा है उस ट्रीटी से, तो खाली उन दो पार्टी पर ही लागू होगी जिन्होंने वो ट्रीटी बनाई है। और कंसेंशनल एंड बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, मतलब जिस भी देश ने उसमें कंसेंट दी है उसके ऊपर वो बाइंडिंग होगी। आपने कंसेंट दी है तो आपके ऊपर बाइंडिंग है, आपने कंसेंट दी है तो आपके ऊपर बाइंडिंग है। आप इसके पार्टी से तो नहीं थे, चलो भगवान यहाँ से गायब छू। जब आप उसके पार्टी नहीं है, आपने कंसेंट दी तो आपके ऊपर लागू नहीं होगी, सिंपल बात। फिर इंपॉर्टेंस इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल लॉ, यानी कि इंटरनेशनल लॉ में पेक्टा सर्वांडा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है देख लेते हैं। ये आंसर खत्म कब हुआ भाई। पेक्टा सर्वांडा का इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, कहाँ से शुरू हो रहा है, यहीं से शुरू हो रहा है। पहला, फाउंडेशनल ऑफ द ट्रीटी लॉ, यानी कि जब आप कोई ट्रीटी बनाते हो तो ट्रीटी लॉ का जो फाउंडेशन है, यानी कि रिलायबिलिटी है, उस पर जो पूरी विश्वसनीयता बनी हुई है पूरी ट्रीटी की, वो पेक्टा सर्वांडा पे डिपेंड करती है। मतलब जब भी कोई देश ट्रीटी बनाता है तो उसको पेक्टा सर्वांडा को तो मानना ही पड़ेगा, इसके बिना पेक्टा ट्रीटी बनी नहीं सकती। मतलब आपको उसको ट्रीटी का पालन करना है, ट्रीटी का सम्मान करना है, ट्रीटी के हिसाब से आपको ऑब्लिगेशंस करना है, ये सब आपको मानने पड़ेंगे। विदाउट इट स्टेट वुड हैव नो इंसेंटिव टू अपहोल्ड देयर प्रॉमिस। यानी कि बिना इसके आप कोई प्रॉमिस कर ही नहीं सकते, आपको पेक्टा सर्वांडा मानना ही पड़ेगा। सेकंड वाला बोलता है ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस क्या बोलता है, मॉडर्न रिजिम ऑन ट्रेड, डब्ल्यूटीओ, एनवायरनमेंट, डिसआर्मेंट एंड ह्यूमन राइट्स डिपेंड ऑन दिस प्रिंसिपल। लेकिन जब आप अपन मॉडर्न रिजिम ट्रेड की बात करते हैं, जहाँ पर अपन बिजनेस की बात करते हैं, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की बात करते हैं, डिसआर्मेंट यानी कि हथियारों का कम यूज़ करने के बारे में बात करते हैं, या फिर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो इनसे संबंधित अब जब भी कोई ट्रीटी करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, तो अपन को पेक्टा सर्वांडा को मानना ही पड़ेगा। फिर बात करता है प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, पीस एग्रीमेंट रिक्वायर लीगल प्रेडिक्टेबिलिटी। दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड द नेसेसरी स्टेबिलिटी। मतलब जब आप दो देशों के बीच में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक दूसरे में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं राजनीतिक, कोई पीसफुल एग्रीमेंट करते हैं, शांति के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो लीगल प्रेडिक्टेबिलिटी की लीगल संभावनाएं जो रहती हैं वो यही रहती है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से के कानून को मानोगे, एक दूसरे के एग्रीमेंट का सम्मान करोगे, उसके अनुसार ही काम करोगे। और ये जो प्रिंसिपल है यही एक स्टेबिलिटी बनाए हुए है दो देशों के बीच में, कि भैया ये मान के चल रहे हैं दोनों कि जो एग्रीमेंट करा है अपन उसको मानेंगे, और इसी के आधार पर उनकी दुनिया चल रही है, स्टेबिलिटी बनी हुई है। वरना अभी तक तो लड़ लड़ के काट काट के मर जाते हैं दूसरों। रूल ऑफ लॉ तो तुमको पता ही है। पेक्टा सर्वांडा प्रमोट द रूल ऑफ लॉ इंटरनेशनली बाय एम्फसाइजिंग दैट लीगल ऑब्लिगेशंस आर बाइंडिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल शिफ्ट। यानी कि ये बोल रहा है, पेक्टा सर्वांडा बोलता है कि देखो भैया, इंटरनेशनल लॉ में रूल ऑफ लॉ चलता है। कैसे कि देखो, अगर आपने कोई एग्रीमेंट करा तो उस एग्रीमेंट को आपको कानूनी रूप से मानना पड़ेगा। मतलब कानून से बड़ा कुछ नहीं है, चाहे आपके देश में पॉलिटिकल कितना ही शिफ्ट हो जाए, चाहे आपके देश में पॉलिटिकल कुछ भी हो जाए, लेकिन कानून के हिसाब से आपको वो एग्रीमेंट मानना ही मानना है, और कानून से बड़ा कोई नहीं। ठीक है। ज़्यादा क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस, इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म हुए हैं, क्या क्या इसकी बुराइयाँ हुई हैं। पहला इन्होंने बोला कि इसमें बोला कि देखो, सम स्टेट ओनर ट्रीटी ऑब्लिगेशन सिलेक्टिवली अंडरमाइन द प्रिंसिपल। फॉर इंस्टेंस,
withdraw from the climate agreement, trade entities raise concern. इन्होंने बोला कि देखो कुछ जो राज्य रहते, कुछ जो स्टेट रहते हैं ना, वो ट्रीटी ऑब्लिगेशंस में सिलेक्टिवली पार्ट परफॉर्म करते हैं। मतलब कुछ देश जो रहते हैं वो सारे ट्रीटीज का पालन नहीं करते हैं, उनको जो फायदे की लगती है उनके फायदे के हिसाब से वो अपनी अपनी ट्रीटी का पालन करते हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत है। विड्रॉल फॉर द क्लाइमेट एग्रीमेंट, जब क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें से कुछ देशों ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। ट्रेड की ट्रीटीज हुई थी तो उसमें से अपने देश कुछ देशों ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो इससे क्या हुआ, एक कंसर्न रेज हो गया, चिंता आ गई कि यार भैया देखो सारे देश इस ट्रीटी को नहीं मानते। तो ये थोड़ी सी एक समस्या है, चैलेंज है यहाँ। बी वाला बोलता है इनइक्वालिटी इन बार्गेनिंग पावर। क्रिटिक आर्ग्यूड दैट वीकर स्टेट में बी कन्वर्ट थ्रू अनप्रोडक्टिविटी एंड वाइड। इसने ये बोला है कि देखो जो वीकर स्टेट रहता है ना, कि जो कमजोर राज्य रहता है, वो फोर्स किया जाता है कि इस पर दबाव बना जाता है किसके द्वारा, मजबूत राज्य के द्वारा, और उसके साथ अनफेयर ट्रीटी बना ली जाती है दबाव मिलाकर। क्योंकि उसको बोला जाता है कि सपोज मान लो पाकिस्तान, आज पाकिस्तान को एनर्जी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तेल की ज़रूरत है, खाद्य की ज़रूरत है, खजाने की ज़रूरत, सब चीज़ की ज़रूरत है। तो उसको थोड़ा बहुत पैसा देने के लालच में, थोड़ा बहुत अनाज देने के लालच में जो बड़े बड़े देश है उससे कुछ भी करवा लेते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं और करवाते ही हैं। उस देश का बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे चाइना है, तो चाइना पूरे पाकिस्तान में घुसा हुआ है अभी अंदर। तो वो छोटी छोटी चीज़ों का सामान दे देकर, लालच दे देकर उससे बड़े बड़े एडवांटेज करवा लेते हैं दबाव में ला के। तो ये जो पेक्टर सर्वांटा है, इसकी वजह से इसको अपन इन्फोर्स नहीं कर पाते, क्योंकि ये चीज़ हो जाती है दो देशों के बीच। बड़ा देश जो रहता है छोटे देश को हमेशा दबा लेते हैं। चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी कि पर्यावरण खत्म हो रहा है, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बढ़ रही है, पूरी दुनिया में सब लोग स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, सब परेशान है, बीमार हो रहे हैं। ये चैलेंज एट द रिलेवेंस ऑफ ऑल लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रीटीज एंड कॉल फॉर अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। तो इन चैलेंज से जो बदलता समय है, बदलती टेक्नोलॉजी है, बदलते वातावरण है, बदलता इन्वायरमेंट है, बदलती ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है, इनके हिसाब से एक लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक चलने वाली ट्रीटी आजकल नहीं टिकती। बहुत छोटे छोटे टर्म की ट्रीटी बनानी पड़ती है, फिर 1 साल की, 2 साल की। क्या होता है कि सपोज मान लो 10 साल की ट्रीटी बनाओ, पता लगे जब तक परिस्थिति चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि जैसे सपोज मान लो जिसने 2019 में ट्रीटी बनाई होगी 3 साल के लिए, उसकी तो 12 बज गई होगी, 2 साल तक तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उनका कुछ काम ही नहीं हुआ हो। तो इसकी लॉन्ग टर्म की ट्रीटी बनाने से अच्छा है कि शॉर्ट टर्म ट्रीटी बनाओ, ऐसा मेरा कहना है। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन तो बहुत बढ़िया बात बोलता है। कंक्लूजन बोलता है घर जाओ, सो जाओ, कहाँ रात में टाइम पास करो, ऐसा बोलता है। ये बोलता है पेक्टास एंड सर्वांटा इज लाइफ फूड ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि इंटरनेशनल लॉ जिंदा ही किस लिए है, पेक्टास और सर्वांटा की वजह से। मतलब इंटरनेशनल लॉ में जब तक आप पेक्टास और सर्वांटा का प्रिंसिपल है तब तक इंटरनेशनल लॉ जिंदा है, वरना इंटरनेशनल लॉ को कोई भी नहीं पूछेगा। इट एम्बोडिज द एसेंशियल वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लीगल कमिटमेंट। ये बहुत मुख्य मूल्य रूप से महत्वता बताता है, मूल्य बताता है कि आपको रिस्पेक्ट करना है किसका, लीगल कमिटमेंट का। एक बार आपने लीगली किसी को कमिटमेंट दे दिया तो आपको उसका सम्मान करना है, आपको मानना है। गुड फेथ का, यानी कि अच्छे विश्वास के साथ, आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे, डिसऑनेस्टी कुछ परफॉर्म नहीं करोगे, किसका बुरा नहीं करोगे। तीसरा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमंग द स्टेट। दोनों देश आपस में एक दूसरे से शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। इसे आपको कर, क्या कर रहे हो, कुछ खटर पटर नहीं। देखो आवाज़ें आ रही है बहुत जोर। क्या कर रहे हो? वो चाबी रखी थी। चलो, तो हाँ यही बोले थे कि बहुत असेंशियल वैल्यूज होती है ये पेटा सर्वांडा की वजह से। क्यों होती है? क्योंकि वो आपको सिखाता है कि आपको लीगल कमिटमेंट का रिस्पेक्ट करना है, गुड फेथ बना के रखनी है, और दो देशों को आपस में शांतिपूर्ण तरीके से काम करना है, यानी कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखना है। While it is not absolute and must be balanced with principle of justice, ये एब्सोल्यूट नहीं है प्रिंसिपल, लेकिन इस प्रिंसिपल को आप बैलेंस कर सकते हो किसके साथ, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, न्याय के सिद्धांत के साथ, इक्विटी, समानता के सिद्धांत के साथ, और ग्लोबल रियलिटीज़ के साथ, यानी कि आज की जो निश्चितता है, सच्चाई है, उसके साथ आप उसको बैलेंस कर सकते हो। इट्स सर्टेनिटी टू लीगल ऑर्डर रिमेन्स अनडिस्प्यूटेड, यानी कि जितना लीगल ऑर्डर बढ़ाए रखोगे देश के अंदर, दो देशों के बीच में आपस में, उसको सेंट्रली किसने कंट्रोल कर रखा है, पेक्टास सर्वांटा। यानी कि दो देश के बीच में अगर लीगली कुछ भी काम होता है तो पेक्टास सर्वांटा उनको कंट्रोल करके चलता है कि आपको जो भी काम करना है लीगली ऑब्लिगेशन के तहत करना है, लीगली एग्रीमेंट के तहत करना है। दिस कंटिन्यूड स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम डिपेंड्स ऑन डिग्री टू विच दिस प्रिंसिपल इज रिस्पेक्टेड एंड अपहेल्ड अक्रॉस लीगल, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल डोमेन। उन्होंने बोला है कि देखो
ये जब तक ये प्रिंसिपल चल रहा है, ये स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है किसको? इंटरनेशनल सिस्टम को, जो कि डिपेंड करता है आजकल डिग्री टू विच दिस प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड एंड अपवर्ड अब्रॉड लीगल डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल डोमेन्स में। मतलब सीधी सी बात है कि इंटरनेशनल सिस्टम डिपेंड करता है कि जब तक इस सिद्धांत की रिस्पेक्ट होती रहेगी, जब तक लोग लीगली पूरे देश में इस सिद्धांत को मानते रहेंगे, जब तक इस सिद्धांत के आधार पर डिप्लोमेटिक रिलेशन बने रहेंगे, जब तक पॉलिटिकल डोमेन यानी कि राजनीति में इस सिद्धांत को माना जाएगा, जब तक इंटरनेशनल सिस्टम जो है मजबूती से खड़ा रहेगा, स्टैंड करके बना रहेगा। समझ गए? समझ गए? और चलिए, अब मिलते हैं अपन कल। बाय बाय।